26 नवंबर 2008 मुंबई। ये वो दिन था जिस दिन देर शाम पाकिस्तान से आए 10 आतंकवादियों ने मुंबई को दहला दिया। 3 दिन तक कत्लो गारत का सिलसिला चला। 160 से ज्यादा लोग मारे गए और इसमें से 6 अमेरिकन थे। भारत को हमला शुरू होने के कुछ एक मिनट बाद ही पता चल गया कि आतंकवादी पाकिस्तानी थे। पाकिस्तान ने साजिश रची थी कि इन आतंकवादियों को हिंदुस्तानी बताया जाए। उन्हें एक खास हिंदुस्तानी लहजे में बोलने के लिए सिखाया गया था। लेकिन ये पोल कैसे खुली कि वो पाकिस्तानी थे, इस बारे में आज हम बात करेंगे। हम बात करेंगे उस ऑपरेशन की जिसकी बिसात 26/11 के हमले से पहले ही बिछा दी गई थी। नमस्कार, रायसीना रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और आज मेरे साथ जुड़े हैं वो अधिकारी जिन्हें 26/11 मुंबई हमले का सच सबसे पहले पता चला। मेरे साथ हैं पीपी सिन्हा, 1979 बैच के आईपीएस अधिकारी, आईबी में लंबे समय तक थे, काउंटर टेररिज्म देखते थे, उसके बाद सेक्रेटरी सिक्योरिटी रहे, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर में इंफॉर्मेशन कमिश्नर रहे। सिन्हा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है रायसीना रिपोर्ट्स में। सर, 26/11 का जब शुरू हुआ, पूरे मुल्क में जब ये अनुमान लगाया जा रहा था, कयास लग रहे थे ये कोई टेररिस्ट अटैक है या कोई गैंग वॉर हो रही है, लेकिन आपको पता चला कि ये ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान ने 10 आतंकवादी मुंबई में भेजे हमले के लिए। तो किस तरीके से ये खुलासा हुआ, आप हमारे दर्शकों को बताएं। ऐसी बात है कि 26/11/2008 को ये इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया पाकिस्तानी फिदाइंस के द्वारा। हम लोगों को कुछ अंदेशा था कि पाकिस्तान में कुछ योजना बन रही है भारत में कोई आतंकवादी गतिविधि करने के लिए, लेकिन इसका अंदेशा नहीं था कि इस स्केल का अटैक किया जाएगा और वो भी मुंबई में। हमारे बहुत सारे हम लोग एफर्ट्स, इंटेलिजेंस एफर्ट्स करते रहते हैं, तो उसी एफर्ट्स के तहत हम लोगों ने कुछ सिम कार्ड्स पाकिस्तान भेजे थे। जैसा कि लोग जानते हैं कि कुछ ऑपरेटिव्स ऐसे रहते हैं जो हमारे संपर्क में भी रहते हैं और पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है उनके संपर्क में भी रहते हैं। तो उसी एक चैनल को यूज करके हम लोगों ने कुछ सिम कार्ड्स पाकिस्तान भेजे थे। उस समय हमें ये सितंबर के महीने में ये हमने इस काम को किया था। उस समय हमें ये तनिक भी अंदेशा नहीं था कि ये सिम कार्ड कहाँ यूज किया जाएगा, कब यूज किया जाएगा और किसके द्वारा यूज किया जाएगा। लेकिन हम लोग तो इस इंटेलिजेंस के धंधे में बहुत सारी ऐसे काम करते हैं जिसका हो सकता है कोई। पूछना चाहूंगा थोड़ा जी जी, ये जो सिम कार्ड्स भेजे गए थे, इस ऑपरेशन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से हमारे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये एक ऐसी बिसात है जिसमें पाकिस्तान की मौत पहले से ही तय हो गई थी। तो ये कैसे बिसात बिछाई गई? सितंबर के महीने में जो सिम कार्ड भेजे गए, किस तरीके से भेजे गए? अगर इसके बारे में कुछ खुलासा कर पाए तो बहुत अच्छा होगा। अब इसका डिटेल्स तो बताना मुश्किल होगा, क्योंकि उसमें हमारे जो चैनल है, हमारे जो लोग काम करते हैं, उनके एक्सपोजर का खतरा है। लेकिन जनरली हम दर्शकों को यही बताना चाहते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, और खास करके कश्मीर में, जो दोनों पक्षों के संपर्क में रहते हैं। वो पाकिस्तान में जो आतंकवादी संगठन है, जैसे लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन जो पाकिस्तान में ऑपरेट करे, उनसे, और कश्मीर के तरफ फिर किसी तरह से हम लोगों के भी संपर्क में रहते हैं।
आप उनको डबल एजेंट्स बोल सकते हैं। उनका इंटेलिजेंस पार्लेंस में उनको डबल एजेंट बोला जाता है। तो उसी तरह का कोई ऑपरेटिव था जिसने हमें यह सूचना दी कि उन लोगों को टास्क किया गया है कि कुछ कश्मीर जा करके वहां से सिम कार्ड पाकिस्तान ले आओ। उस जमाने में प्रीपेड सिम कार्ड की प्रथा थी और जम्मू एंड कश्मीर के जो सिम कार्ड्स थे वो जम्मू कश्मीर के बाहर नहीं चलते थे। कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन था कि अगर आपके प्रीपेड सिम कार्ड्स हैं जो जम्मू एंड कश्मीर में खरीदे गए हैं, तो जैसे आप जम्मू कश्मीर की बाउंड्री क्रॉस करके पंजाब में घुसिएगा या हिमाचल में घुसिएगा तो वो काम करना बंद कर देते थे। उसमें हमें एक अपॉर्चुनिटी लगी कि ये तो अच्छी बात है कि कश्मीर से वो सिम कार्ड मंगवा रहे हैं और कश्मीर में अपना कुछ काम करना, जो भी काम करना चाहते हो, तो उसमें क्यों ना हम कश्मीर के बाहर के कुछ सिम कार्ड्स डाल दें। तो इसी एक्सरसाइज के तहत हमने 3 सिम कार्ड्स दिल्ली के प्रीपेड लेकर के उसमें पैसे भरवा करके और उसको हमने बोला कि वो जो तुम ले जा रहे हो कश्मीर से सिम कार्ड, उसमें इन कार्ड्स को भी डाल दो। हो गई बात, आई बात चली गई। ये सितंबर का महीना था। हम लोग जब किसी सिम कार्ड को किसी अपने दुश्मन कैंप में जैसे पाकिस्तान भेज रहे हैं तो उसको हम लोग मॉनिटरिंग में लगा लेते हैं कि अगर उस पर कोई भी गतिविधि की सूचना आएगी तो हमें तुरंत पता चल जाएगा, चाहे उसमें कोई एसएमएस एक्सचेंज हुआ या कोई उसमें बातचीत हुई तो हमें पता चल जाएगा कि कौन बात कर रहा है और क्या बात कर रहा है। तो वो करके हम लोग भूल गए। उसमें हम लोगों के बाद सितंबर के बाद तो याद भी नहीं रहा कि ये हम लोगों ने ये काम किया था। लेकिन हम एक दूसरी बात और बताना चाहते हैं कि ये जो काउंटर टेररिज्म जो हम लोग डील करते हैं और उसको जो राष्ट्रीय स्तर पे जो हम डील करते हैं, तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहता हूं कि काउंटर टेररिज्म जो है होता है वो एक जिग्सो पजल का समान होता है। किसी भी एक एजेंसी के पास किसी भी टेररिस्ट अटैक या कोई टेररिस्ट प्लानिंग के बारे में पूरी सूचना नहीं रहती है, क्योंकि टेररिज्म में यह देखा गया है कि प्लानिंग एक जगह किया जाएगा, टेररिस्ट अटैक के लिए जो सामान यूज करेंगे, जो असला यूज करेंगे, जो एक्सप्लोसिव यूज करेंगे, ये दूसरी जगह से आएगा। उसमें जो पैसा खर्च हो रहा है वो तीसरी जगह से आएगा। वो जो डायरेक्शन और टाइमिंग है वो चौथी जगह से वहां दिया जाएगा। तो ये जो है वो जिग्सो पजल के डिफरेंट पार्ट्स हैं। आप किसी राज्य पुलिस में है, जैसे दिल्ली पुलिस हुआ, मुंबई पुलिस हुआ, राजस्थान पुलिस हुआ, पूरी सूचना किसी के पास नहीं रहती है। हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे यही काम करते हैं कि सब सूचना को जोड़ करके और उसके बाद एक पैटर्न निकालें या हम उसको प्रिडिक्ट करें कि वो इंसिडेंट यहाँ होने वाला है। तो ये काम हम लोग राष्ट्रीय स्तर पे करते थे। इसमें हम लोग जो हमारा जो फॉरेन इंटेलिजेंस एजेंसी है उनके पास भी बहुत सूचनाएं रहती है। जैसे अमेरिका की एजेंसी है, ब्रिटेन की एजेंसी है, जर्मनी की एजेंसी है, तो उनसे भी हम लोगों का एक अनौपचारिक रूप से एक ताल्लुक रहता है और उनको अगर कोई खबर मिलती है कि भारत में कोई इंसिडेंट हो रहा है, कुछ होता है, तो जो भी खबर मिलती है वो हमको वो बता देते हैं। उसी तरह से हम लोगों के पास भी कोई खबर मिलती है कि कोई अमेरिका में इंसिडेंट होने वाला है या किसी विदेश में किसी देश में कुछ होने वाला है, तो हम उनसे शेयर करते हैं। एक तरह का हम लोगों का एक मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हमारा बेसिक उद्देश्य है सिविलियन लाइफ्स और सिविलियन कैजुअलिटी की रक्षा करना। हम लोगों का तो बेसिक उस उद्देश्य काउंटर टेररिज्म में वही होता है कि हम नहीं चाहते हैं कि इनोसेंट व्यक्ति और किसी की हत्या हो, किसी की जान जाए। तो हम लोग बेसिकली उसी डायरेक्शन में काम करते हैं। तो मुंबई अटैक के बारे में हम लोगों को कुछ उड़ती खबर मिल रही थी कि कुछ टारगेट्स वहां सेलेक्ट किए जा रहे हैं, लेकिन उन टारगेट्स पर जिस ऑपरेशन की आप बात कर रहे हैं सिम कार्ड वाले की, जी जी, ये
इसको कैसे माना जाए कि क्या ये हिंदुस्तान का, जब हम 26/11 हमले को देखते हैं, कि ये हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा टेररिस्ट अटैक था जिसने जी सिक्योरिटी में पूरे आमूलचूल बदलाव कर दिया। एनआईए की स्थापना हुई, जी जी स्तर पर काउंटर टेरर एपरेटस को मजबूत किया गया। क्या जी आप इसे माने कि ये एक, आपका लंबा अनुभव है इंटेलिजेंस में, क्या जी ये जी। लगता है कि ये एक अपनी तरीके का एक अनोखा ऑपरेशन था जिसने जिसने हमको परिणाम दिए? ऐसा है कि हमने जो सिम कार्ड भेजा था उस समय पाकिस्तान में सितंबर के, हमें कोई भी इसका लेश मात्र भी इसकी संभावना, हमें कुछ पता, हमको कुछ, हम लोग होता है ना, जैसे आप ताश का गेम खेलते, आपने सुना होगा कि फ्लैश में लोग ब्लाइंड खेलते हैं, सुना होगा आपने जी कि उनको कुछ पता नहीं है अपने कार्ड के बारे में कि क्या कार्ड है, वो ब्लाइंड खेलते हैं। तो ये जो था हमारा कार्ड भेजा, वो ब्लाइंड ब्लाइंड मूव था, क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि उसका यूज कैसे करेंगे, कौन करेगा, कब करेगा, कुछ नहीं पता था। लेकिन वो जैसे ताश के पत्ते में ब्लाइंड खेल दिया हम लोगों ने, वही ब्लाइंड खेल दिया था हमने। हमको मालूम नहीं था कि ये कहाँ होगा, क्योंकि बंबई जो अटैक होगा उसके बारे में तो हमारे पास कोई, उसका कोई सूचना नहीं थी, और कोई ऐसा अंदेशा नहीं था कि उस तरह की कोई तैयारी की जा रही है। लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कुछ सूचना हम लोग को मिल रही थी कि बम्बई में कुछ टारगेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जा रहा है। अब वो टारगेट को कैसे अटैक करेगा, कौन अटैक करेगा, और उसमें बहुत नंबर्स बहुत ज्यादा था, उसमें 25 से 30 टारगेट था उसमें। उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि ये लश्कर तैयबा इनको क्यों, इस पर उन्होंने अपना कुछ प्रारंभिक उसकी एक्सरसाइज शुरू की थी, टारगेट आइडेंटिफिकेशन की, लेकिन वो किस तरह से कर रहे थे, क्या कर रहे थे, उसके बारे में हमारे पास कोई सूचना नहीं थी मैं सर कि अपने दर्शकों बंबई को में। एक बात और हाँ बताना चाहूंगा कि ये जो सिम कार्ड वाला जी ऑपरेशन है, इसमें जी जम्मू कश्मीर पुलिस के अधिकारी एसएम सहाय ने भी एक अहम भूमिका निभाई थी। जी अ, जी। और अ, आपने बिल्कुल सही बोला कि हमने तो बोला कि जम्मू कश्मीर के जो होते हैं उनके थ्रू भिजवाया था। तो जम्मू कश्मीर के जो लोग थे वो एसएम सहाय के संपर्क में थे, तो उन्होंने ही हमसे ये बोला था कि ऐसा है कि हमारे कुछ हैं जो ले जाना चाहते हैं। मैंने बोला कि ठीक है, आप कश्मीर का दीजिए, हम दिल्ली का कार्ड आपको भिजवाते जी, तो सर 3 सिम कार्ड जो हैं वो हैं। जी पाकिस्तान पहुंच गए, डबल एजेंट के थ्रू पाकिस्तान जी पहुंच गए सितंबर के महीने में। उसके जी। बाद क्या हुआ? उसके बाद हमें कुछ पता नहीं है कि उस सिम कार्ड का क्या यूज हो रहा था, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये हमें करीब 6 महीने पहले से थोड़ा बहुत अंदेशा होता है ना, कि बिट्स एंड पीसेस में हमारे पास कुछ सूचना आ रही थी कि लश्कर ए तैयबा कुछ टारगेट्स मुंबई में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये सूचना आ रही थी। लेकिन उन टारगेट्स पे वो क्या करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, उस पर हमला करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में हमें कोई कुछ उसके बारे में मालूम नहीं था। और एक और चीज आपको बता दें कि ये सिम कार्ड वाला काम जो मैंने बोला कि वो ताश के जो गेम में ब्लाइंड खेलने वाला था, और यहाँ सूचना, दोनों में कोई संबंध नहीं था। उस समय मैं तो इन दोनों को कनेक्ट भी नहीं कर पाया कि इसका बंबई से कोई कनेक्शन हो सकता है। हमें कोई उसका इल्तजा नहीं था कि ऐसी कोई कनेक्शन इसमें निकल सकती है, ये हमें नहीं मालूम था। सर दोनों अलग अलग चीज थे। वो तो होता है ना कि बाद में कोई घटना हो गई तो इन हाइंड साइट अगर आप देखते हैं, तब लगा कि ये कार्ड जा रहे थे और इस कार्ड को यूज करना था बंबई में, ये हमें नहीं मालूम था। वो तो इन हाइंड साइट जब हम लोग देखे तब मालूम हुआ कि दोनों में रिलेशनशिप था, दोनों में संबंध था। सर ये सिम कार्ड जो है जब वो भेज दिए गए, वो नंबर सर्विलेंस जी पे रखे गए, हाँ, तो इसके मॉनिटरिंग मैंने बोला इसके ना। बारे में हमारे हाँ दर्शकों तो को थोड़ा विस्तार से नहीं, बताइए। मॉनिटरिंग में ऐसा होता है कि इंटेलिजेंस एजेंसी इस तरह के जो एंटी, जो होता है कि जो देश के खिलाफ लोग काम करते हैं, चाहे वो
स्पैनिश करते हैं या काउंटर टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, तो उनके हम लोग मॉनिटर करते हैं उनको, तभी तो हमें पता चलेगा कि वो कहाँ घटना को अंजाम देने वाले हैं। तो बहुत सारी घटनाओं को हम अंजाम देने के पहले ही उनको रोक देते हैं, तो वो हम लोग करते हैं। तो ये अगर पाकिस्तान गया है कोई कार्ड, तो वो तो कोई शरीफ आदमी तो मंगवाया नहीं, कोई शरीफ पाकिस्तानी अपने यूज के लिए तो मंगवाएगा नहीं। ये तो कोई आतंकवादी गतिविधि के लिए ही मंगवाया गया था और आतंकवादी संगठन द्वारा मंगवाया गया था, इसलिए इसको हम लोग मॉनिटरिंग पे रखे हुए थे। लेकिन उसमें कोई एक्टिविटी नहीं थी, कोई एक्टिविटी नहीं थी, न कोई उस पर एसएमएस आता था। तो उसको कोई, मैंने जब यूज ही नहीं करेगा आप, जब तक उस कार्ड को किसी फोन में लगा के एक्टिवेट नहीं कीजिएगा तो एक्टिव नहीं होगा। तो वही उसके साथ था। तो सर एक एक जो, जहां तक मेरी जानकारी है कि नॉर्मली एक साइकिल होता है सिम कार्ड को सर्विलेंस पे रखने का, तो वो साइकिल क्या कंप्लीट हो गया था? जहां तक मेरी जानकारी है 3 महीने का साइकिल होता है, तो वो साइकिल कंप्लीट हो गया? 2 महीने का होता है वो साइकिल। वो जो होता है वो हम लोग उसको रिन्यू कराते रहते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज दर्शकों की जानने की जरूरत नहीं है। अब ये जो है हम लोग रखते हैं मॉनिटरिंग पे। हाँ, मेरा क्या बोलना है बताइए। जब जब वो सिम कार्ड की मॉनिटरिंग चल रही थी और उस पर कोई एक किस्म से डेड पड़ा हुआ था, कोई एसएमएस नहीं, कॉल नहीं, तो आपके मन में, क्योंकि क्योंकि आपको प्रायोरिटाइज करना होता है कि किन को चीजों को प्रायोरिटी दी जाए, तो आपके कहीं ऐसा ख्याल में नहीं आया कि नहीं अभी छोड़ देते हैं इसको, बाद में देख लेंगे? ऐसा है, मैंने शुरू में ही बोला ना कि जो ताश के पत्ते खेलते हैं, फ्लैश का गेम, उसमें ब्लाइंड खेलते हैं। तो कुछ लोग जिसमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है वो तुरंत उसका शो ले लेते हैं, और कुछ लोग हैं कि ब्लाइंड खेलते खेलते अंत अंत तक वो गेम जीत जाते हैं। तो हम लोग उसी तरह के थे कि अभी इतने जल्दी शो लेने से क्या फायदा, इसको थोड़े दिन और चलने दिया जाए। तो इसी तरह से हम लोगों ने उसको कंटिन्यू कर दिया। जी। तो फिर 26/11 की शाम को जब ये कयास लग रहे थे कि मुंबई में जब फायरिंग की पहली बात आई, पहली सूचना आई, तो आप कहाँ थे और कैसे वो पता लगा कि ऐसा है कि उसमें जब मुंबई में जो 10 आतंकवादी हैं, वो जब एमवी कुबेर से उतर के आए बंबई के शोर पे, मच्छीमार नगर में वो लोग उतरे थे सबसे पहले, कुलाबा एरिया के मच्छीमार नगर में जब आए, तो उन्होंने उस सिम कार्ड को किसी फोन में लगा के ऑन कर दिया। जब ऑन किया तो चूंकि वो तो हमारे यहाँ था सर्वेलेंस पे, तो आने लगा इस पे कि एयरटेल मुंबई। तो एयरटेल मुंबई, वेलकम टू एयरटेल आता है ना, उस वेलकम टू एयरटेल मुंबई। लेकिन उस समय तो जो हमारे उस रात की बात थी, 8 साढ़े 8 बजे रात की बात थी, तो उस समय तो कोई ऐसा मैंने ये नहीं लगा। लेकिन थोड़े देर के बाद हम लोग उसको ये करता रहे, लाइव होता है ना, तो उस पर जब आने लगा और गोलियों की आवाज आने लगी, और उसमें जो बातचीत थी वो पाकिस्तानी उर्दू की आवाज थी, और इधर टीवी पे आने लगा कि बंबई में अटैक हुआ है। वो लोग को समझ में नहीं आ रहा है वो गैंगवार है कि क्या है, कि फिदाइन अटैक है कि आतंकवादी घटना है, वो नहीं मालूम था लोगों को। तभी लोगों ने हमको खबर किया कि हम लोग लगता है कि कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, और इसमें पाकिस्तानी उर्दू के लहजे में कोई बता रहा है कि मार दो, ये करो वो करो। तो उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो फिर हम गए अपने ऑफिस, और जब हमने सुना उसको, तो देखे कि उसमें तो बकायदा डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं कि क्या करना है, कहाँ उसमें आगे क्या करना है, और उसमें टीवी पे क्या आ रहा है उधर से वो भी बता रहा था। तो हम लोग को समझ में नहीं आया कि ये कौन है जो इसको दे रहा है, सारी उसके पास सूचना है और वो पूरी डायरेक्शंस दे रहा है। जो भी वो है, बाद में उसने बोला कि हम तो ताज होटल में है। तब हम लोग को समझ में आया कि बम्बई के ताज होटल है, और वहां पर जो अटैक हुआ है उसी से ये संबंधित है। तो हम लोगों को पहली बार ये पता चला कि जो ताज होटल में जो अटैक हुआ है उसको कोई कंट्रोल कर रहा है। लेकिन उस समय तो ये नहीं पता था कि हम उसको कैसे सुन रहे हैं। हम लोग तो अगर आपको ध्यान होगा, हम लोग तो तरह तरह के काम करते रहते हैं। अब
कौन फोन एक्टिव हो गया ये। तो बाद में हमने बोला कि कहां से एक्टिव हुआ है, तब मालूम हुआ कि ये वही था जो हम लोगों ने जम्मू कश्मीर के थ्रू भेजा था, उसी में से एक नंबर एक्टिव हो गया। और वही सबसे पहले हम लोगों को सूचना मिली कि ये आतंकवादी घटना है और ये सब पाकिस्तानी है। सर, पहला रिएक्शन, पहली आवाज आपने जो वहां पे सुनी, क्या जी जो 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 कन्वर्सेशन चल रही थी उसके बारे में अगर आप हमारे दर्शकों को बता पाए तो जिससे ये। ऐसा है कि ये डिटेल्स न बताना जो होता होगा ना, थोड़ी सी इसमें हमको दिक्कत है। अब बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम लोग पब्लिक डोमेन में नहीं ला रहे थे, बस इतना ही हम बता देना चाहते हैं कि वो किसी को पकड़ करके इंट्रोगेट कर रहे थे कि कौन है क्या है, क्योंकि उसमें होटल में तो दुनिया भर के लोग रहते हैं, वो किसी को इंट्रोगेट कर रहे थे और उसके बाद वो कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। फिर लेकिन हम लोगों ने पता किया कि आखिर कहाँ बात कर रहे हैं, तो मालूम हुआ कि ये वीओआईपी कॉल है। फिर उसके बाद ट्रेस करके लगा कि ये वीओआईपी कॉल से और कहाँ कहाँ बात, क्योंकि उन्होंने तो फोन बाद में छीन करके लोगों के जो वहां के जो इनमेट्स थे उनके फोन लेकर के और उससे बात करना शुरू कर दिए थे। तो फिर लेकिन फिर हम लोगों को पता चल गया कि कैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, लेकिन मेन जो ब्रेक थ्रू था वो इसी से आया था। सर, एक पाकिस्तान ने वर्चुअल नंबर तैयार किया था लश्कर तैयबा ने, ताकि जी अपने जो ट्रैक्स हैं उनको छुपाने के लिए, जी। ताकि ये। वो कॉल्फोनिक्स एक कंपनी थी जो हम बता देते हैं, वो ये न्यू जर्सी की एक कंपनी है कॉल्फोनिक्स, उनसे उन्होंने कनेक्शन खरीदा था, वो इटली में खरीदा था कि वहां पर कोई ट्रेस नहीं हो, और वहां पर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है वो लोग, तो वो लोग वीओआईपी कॉल्स देते थे कि आपके पास इनकमिंग भी आएगी और आप आउटगोइंग भी कर सकते हैं, उस तरह की फैसिलिटी देते थे, तो उसी को वो लोग यूज कर रहे थे। तो सर, अगर हम इस तरीके से अपने दर्शकों को समझाएं कि जब आपके पास उस वीओआईपी नंबर का, वर्चुअल नंबर का खुलासा हो गया, तो उसके बाद जी उस नंबर पे जो भी कॉल्स थी वो जी जाने लगी, हाँ और हमें ये पता लग गया कि आखिरकार ये पाकिस्तान के इशारे पर, जो अब हमें पता है कि हाँ कराची हाँ में उन्होंने एक कंट्रोल रूम सर, उसे बनाया था। सारा चीज पता चल गया कि उन्होंने एक एक स्टेज में बता दिया कि जो एक तब तक एक एनकाउंटर हो चुका था वहां चौपाटी में, जिसमें कोई इस्माइल नाम का आदमी था, वो और कसब पकड़ा गया था और इस्माइल जो था वो मारा गया था। तो इसी कन्वर्सेशन में आ गया कि इस्माइल भाई ने गलती कर दी, सैटेलाइट कश्ती में छोड़ दिया। जी, अगर तो हम इसमें वहां से हाँ थोड़ा सा डिटेल डालें, असल में ये टेररिस्ट जो है एक एक सैटेलाइट फोन लेकर आए थे, हाँ। तो और वो जिस उसमें तो जिस थोड़ा इंडिकेट, कश्मीर। हमें तक तो पता नहीं था कि, हमको तो इस समय तक पता ही नहीं था कि ताज होटल में कैसे आए हैं, कौन है, क्या नाम है, लेकिन वो जो धीरे धीरे जो इंडिकेशन मिलता है उससे पता चला कि ये तो कश्ती कश्ती में छोड़ दिया मैंने, कि कोई बोट में छोड़ दिया है। तो फिर उसकी खोज की गई, फिर एमवी कुबेर जो है, फिर बॉम्बे शोर से थोड़ा दूर पे वो मिला वहां हम लोगों को। मैं अपने दर्शकों को याद दिलाना चाहूंगा कि पाकिस्तान से समुद्र के रास्ते एलईटी की, आईएसआई की कश्ती में ये टेररिस्ट जो हैं एक जगह पे पहुंचे और उन्होंने एक भारतीय कश्ती एमवी कुबेर, उस पे जो कब्जा गुजरात में किया। रजिस्टर्ड फिशर, और कटामैरान बोलते हैं हम लोग कश्ती, मैंने फिशिंग टर्म्स में कटामैरान बोला जाता है, जो मछुए ले जाते हैं, बड़ा शिप रहता है अपना फिशिंग करने के लिए। तो जी, वो लोग जो है इंडियन वाटर्स में ही उनको रहना चाहिए, लेकिन अब समुद्र में तो कोई रेखा खींची गई नहीं है, तो वो चले जाते हैं इंटरनेशनल वाटर में भी। तो इंटरनेशनल वाटर में उनको उन्होंने कब्जा कर लिया, कब्जा करके सबों को मार दिया। एक उनका जो टंडेल बोलता है उसको, जो उसका डायरेक्शन दिखाता है और चलाता है, उसको छोड़ दिया और उसको लेकर के वो लोग चले आए बंबई तक। जी। सर, जब ये सुना कि सैटेलाइट फोन जो है वो एमवी कुबेर में ही रह गया है, तो उसके बाद जो है। एमबी कुबेर नहीं, एमबी कुबेर तो बाद में पता चला कश्ती में छूट गई है। ओके सर, तो एमवी कुबेर का कब पता चला ये? वही कश्ती कश्ती की खोज की जाने लगी ना, कि कौन कश्ती है जो जिसमें छूटा हुआ है, जिससे आए हैं वो लोग। तो एमबी कुबेर वहां मिल गया, उसमें देखा कि एक डेड बॉडी पड़ी हुई है, वही जो टंडेल था उसको मार के छोड़ दिया था और वो फ्लोट कर रहा था।
ओके। तो इस तरीके से साजिश के तार जो है एक के बाद एक जुड़ने लगे और हाँ। भारत ने अपना एक रिस्पांस जो है वो तैयार किया। ये समझ में आ गया कि ये 10 वेल ट्रेन टेररिस्ट हैं, फिदाइन हैं, सुसाइड अटैक है। हम्म। तो इसी वजह जी। से दिल्ली से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को एक्टिवेट किया गया। जी। तो उसके बाद जो है हम जानते हैं किस तरीके से नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने जाकर इन आतंकवादियों का खात्मा किया। मुंबई पुलिस की भी हाँ। भूमिका इसमें काफी सराहनीय थी। मुंबई पुलिस के दो बड़े अधिकारी, आईपीएस अधिकारी जी। अशोक कामटे और हेमंत करकरे शहीद हो गए। जी। 26/11 के हमले को जब हम सर देखते हैं तो इसने हमारे हिंदुस्तान के एंटी टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑपरेटर्स को किस तरीके से बदल दिया, आपकी राय जानना चाहूंगा। नहीं, ऐसा है कि उसके बाद एनआईए की स्थापना हुई, क्योंकि एक ऐसी संस्था जो टेररिज्म के बारे में गुप्त सूचना भी एकत्र करे और जो केसेस रजिस्टर करके उनका अनुसंधान करे, तो ऐसा सरकार ने ऐसा सोचा कि एक इस तरह की संस्था होनी चाहिए। और उसके बाद वो नेशनल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की स्थापना हुई और बहुत बड़ा सक्सेसफुल है वो। आज जितने भी इस तरह की घटनाएं होती हैं वो उनको टेक ओवर करके, उनका वो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, उनका सब अनुसंधान करती है और सब लॉजिकल एंड तक पहुंचाती है इन्वेस्टिगेशन को। दर्शकों, ये थे सिन्हा साहब जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से पाकिस्तान के पूरे जो साजिश थी 26/11 को लेकर वो कैसे बेनकाब हुई, किस तरीके से पता चला। सिन्हा साहब से ये बात। नहीं, और हम एक और बात आपको बताना चाहते हैं। हम लोग के यहाँ घटनाएं तो काफी दिनों से हो रही थी। 90 के दशक में हुई, 2000 के दशक में बहुत सारी आतंकवादी घटनाएं होती थी। हमको लगता था कि इसके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं, लेकिन जो महाशक्तियां हैं, जिनको जो हम बताते हैं जो वेस्टर्न नेशंस हैं, और इन लोग को मानते नहीं थे कि वो हिंदुस्तान में कुछ भी होता है तो उसका ब्लेम वो पाकिस्तान पर डालते हैं। लेकिन ये पहली बार उनको सारी जो प्रूफ मिली, जैसे सैटेलाइट फोन जो मिला, उनके पास जो जीपीएस इक्विपमेंट्स मिली, सारी उनको जो उन्होंने उसको बैक ट्रैकिंग की, तो सारे का ओरिजिन पाकिस्तान मिला कि वो सब बेचे गए थे पाकिस्तान में और फिर वहां से आए थे। तो पाकिस्तान को जो नेल डाउन किया गया, वो इस इंसिडेंट के बाद 100% कोई उसको नकार नहीं सकता था कि पाकिस्तान का हाथ नहीं है। और जो पुरानी घटनाएं जो हम लोग हमेशा बोलते थे कि पाकिस्तान का हाथ है, जो कोई मानता नहीं था, इस बार वो सब मानने के लिए बाध्य हो गए। तो उस तरह से एक ये इंसिडेंट, हालांकि इसमें लॉस ऑफ लाइफ बहुत बहुत ज्यादा था, लेकिन उसके बाद वो अपना उन्होंने समझ लिया, उन्होंने भी, कि ये पाकिस्तान से ऑर्केस्ट्रेट किया गया है। तो ये था बातचीत का पहला एपिसोड। दूसरे एपिसोड में हम सिन्हा साहब से बात करेंगे कि 26/11 के हमले से पहले क्या हुआ। जुड़े रहिए रायसीना रिपोर्ट्स के साथ। धन्यवाद।